नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पार्टा के इतिहास के बारे में। स्पार्टा, जिसे द लैंड ऑफ ग्रेट वॉरियर्स कहा जाता है, महान योद्धाओं की जन्मभूमि से कहा जाता है। स्पार्टा, जो कि एंशिएंट ग्रीस का, जैसे हिंदी में आप प्राचीन यूनान कहते हैं, इसका एक सिटी स्टेट हुआ करता था। प्राचीन यूनान की अगर बात करें दोस्तों, जो कि एक सभ्यता थी जहां पे कई सारे सिटी स्टेट्स थे जिनकी संख्या सैकड़ों में थी। यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट सिटी स्टेट्स हुए, जैसे कि एथेंस हुआ, स्पार्टा हुआ, मैसिडोन हुआ और ऐसे ही ट्रोय हुआ। ऐसे कई सिटी स्टेट्स थे और यहाँ पे एक तरीके की भाषा बोली जाती थी, एक तरीके का रिलीजन फॉलो किया जाता था, एक तरीके का कल्चर फॉलो किया जाता था। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम थे, अलग अलग राजा थे और वो अपने अपने छोटे छोटे सिटी स्टेट्स और अपने अपने किंगडम्स को चलाते थे। और इनमें कुछ पावरफुल थे, कुछ कमजोर थे, जिनमें आपस में टसल भी चलती रहती थी, लड़ाइयां भी चलती रहती थी। इनके ऊपर बाहरी आक्रमण भी होते थे और जब बाहरी आक्रमण होते थे तो ये लोग एकजुट हो जाते थे और उनका मुकाबला करते थे। तो ये जो सभ्यता थी दोस्तों, ये काफी इंटरेस्टिंग सभ्यता थी और इसके बारे में हमने बहुत कुछ ऑलरेडी पढ़ भी लिया है। अगर प्राचीन यूनानी सभ्यता को आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने राइज एंड फॉल तक की पूरी कहानी को बताया है। उसमें इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था, इनका जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और उनका तरीका था अपने रिलीजन को फॉलो करने का, पॉलिटिकल ढांचा था, इन तमाम चीजों को डिस्कस किया है। इसके अलावा सेपरेटली मैंने इनका जो एंशिएंट ग्रीक रिलीजन था उसको भी डिस्कस किया है। उसके बारे में भी आपको पढ़ाया है कि ये कौन कौन से देवताओं की पूजा करते थे, कौन कौन से ट्रेडिशन और रिचुअल को फॉलो करते थे। उसके अलावा इन्होंने इतिहास में जो जो लड़ाइयाँ लड़ी उनकी भी हमने बात करी है, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ ग्रेको पर्शियन वॉर्स में हमने ये डिस्कस किया कि ग्रीस और एंशिएंट पर्शियन एम्पायर के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई उसमें क्या कुछ घटित हुआ। उसके अलावा इनकी जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उसमें जो कुछ लीजेंडरी बैटल्स हुए, कुछ वॉर हुए, जैसे ट्रोजन वॉर, फॉल ऑफ ट्रॉय की जो कहानी है उसको भी डिस्कस किया। इवन इनके कुछ राजाओं की बायोग्राफी करी और इनके कुछ फिलोसोफर्स की भी बायोग्राफी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे कि एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो जैसे लोग। तो अब हम स्पार्टा के बारे में पढ़ेंगे और स्पार्टा के एस्टेब्लिशमेंट से, जब से ये सिटी स्टेट जो है एस्टेब्लिश हुआ, इसको फाउंड किया गया, तब से इसके फॉल तक की जो कहानी है उसको हम डिस्कस करेंगे। और स्पार्टा बहुत मशहूर है, आपने स्पार्टा का नाम बहुत बार सुना होगा, कई इसके ऊपर फिल्में बनी हैं, कई सारी टीवी सीरीज बनी हैं जिसमें स्पार्टा के वॉरियर्स के ऊपर बहुत कुछ बताया जाता है। उनकी जो हार्श मिलिट्री ट्रेनिंग थी उसके बारे में बात होती है, उनकी सोसाइटी के बारे में बात होती है। 300 जैसी फिल्में बनी जिनमें इनके जो फेमस बैटल्स इन्होंने लड़े उनकी बात होती है। तो किस तरीके के योद्धा थे और कैसे इस तरीके के योद्धा यहाँ पे प्रोड्यूस होते थे, उनकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये स्पार्टा के जो लोग थे ये बहुत मशहूर हुए और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी स्टेट हुआ करता था एंशिएंट ग्रीस का। ये जो मैप मैंने आपको दिखाया दोस्तों, ये तकरीबन 700 ईसा पूर्व का है। 700 ईसा पूर्व में एंशिएंट ग्रीस को इस तरीके का नजर आता था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है अलग अलग क्षेत्रों में कंट्रोल जो है अलग अलग लोगों का रहा, तो उसकी भी हम बात करते जाएंगे। यहाँ के जो होप्लाइट थे, होप्लाइट एक विशेष तरीके के योद्धा हुआ करते थे, जिसका आप आर्मर और स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का देख सकते हैं कि उनके पास एक बहुत बड़ा भाला, बहुत बड़ी ढाल, एक छोटी तलवार, एक बीच मिड रेंज की तलवार, एक हेलमेट हुआ करता था और ये बहुत ही एबल वॉरियर माने जाते थे। इनका बॉडी स्ट्रक्चर और सब कुछ बहुत अच्छा होता था, बहुत अच्छे से ये ट्रेंड होते थे। तो इनकी हम बात करेंगे। और ये बहुत ही कमाल के एक अग्रेसिव योद्धा भी थे और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव भी थे। उस तरीके से नजर आते थे कि एक होप्लाइट्स की जब आर्मी आती थी तो वो खौफ पैदा कर देती थी सामने वाली आर्मी के अंदर। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्पार्टा ने हमेशा हर एक जंग को जीता है, उनको भी फतेह का सामना करना पड़ा और बहुत बार उनको हार का सामना करना पड़ा, कई बार उनको ह्यूमिलिएशन का भी सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने कई सारी बड़ी लड़ाइयां जीती भी हैं, जैसे कि पर्शियन आर्मी, जो कि एक बहुत बड़ी ताकतवर आर्मी हुआ करती थी, अपने दौर का सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, उसकी आर्मी को स्पार्टा की आर्मी और ग्रीक्स की आर्मी ने मिलकर कई सारी लड़ाइयों में हराया है। 2 वॉर हुए, फर्स्ट ग्रेको पर्शियन वॉर और सेकंड ग्रेको पर्शियन वॉर, जिसमें अंततः पर्शियन एम्पायर की हार हुई। और इन
वॉर्स में कुछ बैटल्स हुए, जैसे थर्मोपली का बैटल जो कि 300 मूवी में बताया गया है, इसके ऊपर मैं सेपरेटली वीडियो भी बना चुका हूं, जिसमें 300 बहादुर स्पार्टन सोल्जर्स ने किस तरह से एक बहुत बड़ी पर्शियन आर्मी का मुकाबला किया। हालांकि उनकी अंततः हार हुई, लेकिन उन्होंने जिस बहादुरी की मिसाल कायम करी और जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसकी वजह से वो वॉरियर्स जो है वो कल्ट बन गए, वो वॉर हीरो बन गए और उनको लोग देवताओं की तरह पूजने लग गए ग्रीस में, एंशिएंट ग्रीस की सोसाइटी में, स्पार्टन सोसाइटी। तो स्पार्टा जो है वो एक इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट हुआ करता था, लेकिन उनकी कांस्टेंट राइवलरी चलती रहती थी दूसरे सिटी स्टेट्स के साथ, जैसे कि एथेंस हुआ, कोरिंथ हुआ, इनके साथ, जिसकी वजह से इनकी आंतरिक लड़ाइयां हुई इन सिटी स्टेट्स में, जैसे जिनको पेलोपोनियंसियंस वॉर कहा जाता है। इसको हम सेपरेटली भी पढ़ चुके हैं, जो कि मिड 5th-6th सेंचुरी में हुए। उसके अलावा कोरिथियन वॉर्स भी हुए जो कि इन्हीं सिटी स्टेट्स में आपस में हुए, जिनकी वजह से स्पार्टा अंततः कमजोर हो गया। फिर ये मैसिडोन के अधीन रहा, उसके बाद ये रोमन एम्पायर के अधीन रहा, और उसके बाद रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद इसको सैक कर दिया गया विजिगोथ्स के द्वारा। तो अगर टाइमलाइन की बात करें स्पार्टा की, तो तकरीबन 900 ईसा पूर्व में, 900 BCE में स्पार्टा शहर की फाउंडेशन रखी गई थी। उसके बाद यहाँ पे अगला जो महत्वपूर्ण पड़ाव आया वो 5वीं-6वीं शताब्दी में आया, जब पेलोपोनेशियन लीग बनी, एक अलायंस बनी स्पार्टा और इसके आसपास के कुछ सिटी स्टेट्स के बीच में, जो कि एथेंस को काउंटर करने के लिए बनी थी। उसके बाद अंततः एक वॉर हुआ जिसको ही पेलोपोनेशियन वॉर भी कहा जाता है। इस दौर में स्पार्टा की हेजिमनी जो है वो बढ़ गई थी, स्पार्टा एक ताकतवर सिटी स्टेट बन गया था, लेकिन उसके बाद आगे चल के चीजें बदली भी। इसी दौर में 490 ईसा पूर्व में ल्यूनाइडस जो है स्पार्टा के 2 राजाओं में से एक राजा बने, वही ल्यूनाइडस जिसकी बायोग्राफी भी हम कवर कर चुके हैं, और 300 मूवी में उन 300 बहादुर सैनिकों का वो सिपाहीसलार था, उनका लीडर था बैटल ऑफ थर्मोपली में। और ये बैटल ऑफ थर्मोपली 480 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, जिसमें 300 स्पार्टन सोल्जर्स अपने कुछ ग्रीक अलाइज के साथ मिलके थर्मोपली की जो लड़ाई है उसमें पर्शियन आर्मी का मुकाबला करते हैं। अंततः हार जाते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उस समय जो पर्शियन एम्पायर का जो रूलर था, एम्परर था, वो था जर्क्सिस। इसको आगे चल के इन्होंने और भी एक बैटल में रहा है जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लेटिया, जिसमें यूनाइडस तो नहीं था, लेकिन स्पार्टन्स की बाकी आर्मी यहाँ पे थी और यहाँ पे पर्शियंस को हराया गया। उसके बाद इन्होंने स्पार्टन्स, जिनका ऐतिहासिक पर्शिया दुश्मन हुआ करता था, उसके साथ इन्होंने गठजोड़ कर लिया और उसके खिलाफ जो अलायंस थी उसको तोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने पेलोपोनेशियन वॉर लड़ा, जो सिटी स्टेट्स के बीच का आंतरिक युद्ध था, जिसमें आप कह सकते हैं एक तरफ स्पार्टा और उसके अलाइज थे और दूसरी तरफ एथेंस और उसके अलाइज थे, जिसमें स्पार्टा को काफी हद तक जीत हासिल हुई, लेकिन उसके रिसोर्सेज का काफी नुकसान हुआ। उसके बाद जब स्पार्टा की हेजिमनी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उसके खिलाफ हो गए कुछ सिटी स्टेट्स, और कुछ आगे आने वाले समय में और लड़ाइयां लड़ी गई, और कुछ समय पीस रही और कुछ समय युद्ध का दौर चलता रहा और चीजें बदलती गई। उसके बाद दूसरा पेलोपोनेशियन वॉर हुआ स्पार्टा और एथेंस के बीच में। स्पार्टा के पास उस समय पेलोपोशियन लीग थी और एथेंस के पास डेलियन लीग थी, और उनके बीच युद्ध हुआ। उसके बाद आगे चल के एक और लीग बन गई जिसका नाम था अकेनियन लीग। इस अकेनियन लीग का निर्माण हुआ उस दौर में रोमन साम्राज्य, या रोम जो था, प्राचीन रोमन साम्राज्य तो नहीं बना था, रोम जो था उसका इन्होंने समर्थन किया मैसिडोन के खिलाफ, क्योंकि मैसिडोन एक उभरता हुआ साम्राज्य था। उसके में अलेक्जेंडर जैसा ग्रेट रूलर आ गया था, वो इन सभी सिटी स्टेट्स को जीत के अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसके बाद कुछ समय के लिए जो है ये पार्ट रहा मैसिडोन का, यानी कि अलेक्जेंडर के साम्राज्य का। उसके बाद ये रोम का पार्ट रहा, और रोम का जब विघटन हुआ, रोम जब कमजोर हुआ, तो उसके बाद विजिगोथ ने, जो कि जर्मेनियन ट्राइब्स थी, उन्होंने, उसका एक राजा था अलार्किक, उसने इसको सैक कर दिया और स्पार्टा को डिस्ट्रॉय कर दिया। एक तरह से यहाँ के जो ओरिजिनल नेटिव्स थे उनको दास बना दिया गया। तो ये तो इसकी एक टाइमलाइन है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और आपको बहुत सी चीजें एकदम डिटेल में समझ में आएंगी, जिसमें हिस्ट्री तो पढ़ेंगे ही साथ सोसाइटी की भी बात करेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम की भी बात करेंगे, इनके वॉरियर्स की भी बात करेंगे। तो देखिए, अगर स्पार्टा की बात करें ग्रीक माइथोलॉजी में, ग्रीक माइथोलॉजी को हमने इनके रिलीजन में डिटेल में पढ़ा है, तो इनके कई सारे देवताओं की मैंने बात करी थी उस समय भी। इनके एक बहुत महत्वपूर्ण देवता हुए हैं जियूस। कहा जाता है कि जियूस के वंशज थे एक व्यक्ति जिनका नाम था लेसेडेमियोन। लेसेडेमियोन जो थे ये जियूस के बेटे थे। इन्होंने स्पार्टा नाम के शहर को बसाया, सिटी स्टेट्स स्पार्टा को इन्होंने बसाया, और
इन्होंने ही शुरुआत करी थी कि किस तरह से ये जो है स्पार्टा का कल्चर रहेगा, पॉलिटिकल सिस्टम रहेगा, और ये तमाम चीजें यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप भी होती रही, लेकिन शुरुआत इन्होंने करी थी। उसके बाद जो है स्पार्टा जो है वो ट्रोजन वॉर्स का भी पार्ट रहा। ट्रोजन वॉर बेसिकली क्या थे कि एक तरफ ग्रीक्स की तमाम आर्मी थी और दूसरी तरफ था ट्रॉय। और ये लड़ाई क्यों हुई थी? एक लड़की थी जिसका नाम था, एक रानी थी, हेलेन नाम थी उसका, और वो एंशिएंट ग्रीस की एक बहुत ही खूबसूरत महिला मानी जाती थी। उसका क्या है, अपने हस्बैंड के साथ जो है तनाव था या जो भी वजह थी, उसकी वजह से उसको एक दूसरे लड़के से प्यार हो गया जिसका नाम था पेरिस। और ये पेरिस जो है ये ट्रॉय का प्रिंस था, ट्रॉय का राजकुमार था। अब इसके ऊपर एक फिल्म बनी है ट्रॉय। ये फिल्म आपने अगर देखी हो तो काफी अच्छी फिल्म है। ये मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हेलेन को एब्डिकेट कर लेता है पेरिस, वो अपने साथ ले जाता है ट्रॉय में। और स्पार्टा का राजा जो है मेनियोलियस, वो उसकी वाइफ होती है, स्पार्टा के राजा की वाइफ होती है हेलेन। अब मेनियोलियस जो है वो कहता है कि मेरे साथ अपमान हुआ है और मुझे इस अपमान का बदला लेना है। और उस अपमान के बदले के लिए एगनियन नाम का एक राजा, जो कि एथेंस का और इस तमाम क्षेत्र का राजा हुआ करता था, बड़ा ताकतवर राजा था, किंग ऑफ किंग्स कहा जाता था उसे, उसने मिलके ट्रॉय के ऊपर हमला किया और ट्रॉय को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एक ट्रोजन हॉर्स के माध्यम से ट्रॉय को धोखा दिया गया और ट्रोजन हॉर्स के अंदर ये सारे लोग घुस के, ग्रीक आर्मी के लोग जो है इनके पैलेस में घुस गए और उसको आग लगा दी, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसे फॉल ऑफ ट्रॉय कहा जाता है। तो स्पार्टा का रोल जो है उस ट्रोजन वॉर में भी था। स्पार्टा की माइथोलॉजी में ये बात मेंशन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात चलती है कि स्पार्टा में भी लड़ाइयां होती थी उस तरह से विमेन के लिए कि उसे कौन लेगा, और उसको रेपुटेशन की तरह लिया जाता था कि अगर किसी की वाइफ को वहां से एब्डिकेट कर ले कोई, तो उसके लिए युद्ध लड़ने तक के लिए तैयार थे। तो वो जो है ईगो की लड़ाई थी, और उस ईगो की लड़ाई में ट्रॉय का बहुत नुकसान हुआ। ट्रॉय पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिसमें अखिलेश जैसे बड़े योद्धा ग्रीस की तरफ से लड़ रहे थे और दूसरी तरफ हेक्टर जैसे योद्धा जो है ट्रॉय की तरफ से लड़ रहे थे। तो अंततः इस युद्ध में ट्रॉय डिस्ट्रॉय हो गया, स्पार्टा और उनके ग्रीक अलाइज जो हैं वो जीत गए। और उसके बाद जब ये वापस जा रहे थे तो रास्ते में एग्नियन सी में ज्यादातर लोग जो हैं डूब के मर भी जाते हैं, देवताओं का कहर बरसता है, ऐसा कहा जाता है इस ट्रॉय की लड़ाई में, ठीक है। और इसमें कई सारे रोल थे, कई देवताओं के भी रोल थे, देवियों के भी रोल थे, जो कि अलग अलग समूहों को सपोर्ट कर रहे थे, कि कोई ट्रॉय को सपोर्ट कर रहा था और कोई ग्रीक आर्मी को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। उसके बाद अगर रीजनल पावर के रूप में इनके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो स्पार्टा ताकतवर सिटी स्टेट कैसे बना? तो एक तो इनकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन थी वो काफी इंपॉर्टेंट थी, काफी अच्छी थी। यहाँ पे फर्टाइल यूरोटस वैली थी ल्यूकोनिया की, जिसकी वजह से यहाँ पे अच्छी खासी खेती होती थी। फर्टाइल लैंड थी तो खेती अच्छी होती थी। और दूसरी, इनके वॉरियर अच्छे वॉरियर थे, अच्छे योद्धा थे, तो साम्राज्य विस्तार होता है ऑब्वियसली। तो इस क्षेत्र में अगर एविडेंस देखें, हिस्टोरिक एविडेंस देखें, तो लियोलिथिक पीरियड में यहाँ पे सेटलमेंट हो चुके थे और ब्रॉन्ज एज तक काफी यहाँ पे सेटल लाइफ हो चुकी थी, यहाँ पे कई लोग रहते थे। लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आगे ये सपोर्ट करते हैं कि यहाँ पे जो नया सेटलमेंट हुआ, वो जो स्पार्टा का सेटलमेंट हुआ, वो तकरीबन 10th सेंचुरी ईसा पूर्व में हुआ, जिसकी बात मैंने शुरुआत में टाइमलाइन में भी की थी कि तकरीबन 900 BCE के आसपास या 10th सेंचुरी के आसपास जो है स्पार्टा को बसाया गया, इसको फाउंड किया गया। उसके बाद 8th सेंचुरी BCE में, ईसा पूर्व में, स्पार्टा जो है वो पॉलिटिकली स्ट्रांग हो गया था। इनकी आर्मी भी हो गई थी, स्टैंडिंग आर्मी हो गई थी, अच्छे ये अपनी मिलिट्री को ट्रेन करते थे, जिसकी वजह से इन्होंने अपने आसपास के क्षेत्रों में जो यहाँ के जो लोग थे, जो नेटिव स्पार्टन नहीं थे, उसको बिलोंग नहीं करते थे, इनकी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते थे, उनको सब्जुगेट करना शुरू कर दिया, उनको अपने अंदर मिलाना शुरू कर दिया, उनको जीतना शुरू कर दिया और उनको अपना सर्वेंट बना लिया, अपना स्लेव बना लिया। तो दास प्रथा थी एंशिएंट स्पार्टा में। और इन्होंने क्या किया, अपने क्षेत्रफल का विस्तार करके तकरीबन 8.5 स्क्वायर किलोमीटर में इनकी टेरिटरी बन गई थी। उस समय ये काफी बड़ा सिटी स्टेट था। तो ग्रीक पॉलिटिक्स में इसका रोल बढ़ने लग गया, दबदबा बढ़ने लग गया। यहाँ की जो सोसाइटी है उसकी अगर बात करें तो जिन लोगों को ये लोग कॉन्क्वर करते थे, जीतते थे, उनको ये
पेरियोकोइस कहते थे। पेरियोकोइस जो ग्रीक एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें हेरोडोटस जैसे लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ लिखा है, तो उनको क्या कहा जाता था? पेरियोकोइस। ये पेरियोकोइस इनके समाज का एक हिस्सा हो गया, सोसाइटी का स्ट्रक्चर हो गया, और इन लोगों के पास किसी तरीके का कोई पॉलिटिकल राइट नहीं हुआ करता था। ये बेसिकली जो है स्पार्टा के स्लेव हुआ करते थे। कई बार ये लोग जो है सिर्फ खेती करते थे, लेकिन कई बार ये स्पार्टन आर्मी को भी सर्व करते थे। जब कभी कोई बड़ा वॉर होता था और स्पार्टा की आर्मी की संख्या कम पड़ जाती थी तो इनको वॉर में भी बुलाया जाता था एज ए सोल्जर्स भी। जो सेकंड और लोअर सोशल ग्रुप था जिसका नाम था हेलोट्स, ये सेमी स्लेव्ड ग्रुप हुआ करता था। एग्रीकल्चर लेबरर ये हुआ करते थे, खेती करते थे। इनके पास जो है जमीन जो है वो इनकी खुद की नहीं हुआ करती थी पूरी तरह से। इनके पास स्पार्टा की जो जमीन थी, स्टेट की जो वो थी एग्रीकल्चर लैंड थी, उसी पे ये लोग खेती करते थे, और इनको खेती करने के लिए एक तरह से रखा जाता था कि ये खेती करें और अपना लिए काम करें। एक इंटरमीडिएटरी ग्रुप भी हुआ करता था जिसका नाम था नियोडेमोडियस। ये बेसिकली थोड़ी सी इनके पास आजादी हुआ करती थी। ये हेलोट्स और पेरियोकोइस के बीच में हुआ करते थे बेसिकली। तो ये भी सर्व करते थे, इनकी आर्मी को भी करते थे, उनकी भी मदद करते थे, और इनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में भी काम करते थे एकदम सर्व करने के तौर पे, लेकिन इनके पास थोड़ी आजादी हुआ करती थी। तो स्पार्टन सोशल स्ट्रक्चर की अगर बात करें, उसका पिरामिड अगर हम बनाएं तो उसमें सबसे ऊपर तो स्पार्टियट्स होते थे, जो कि नेटिव स्पार्टन्स थे, जो अपने आप को स्पार्टन कहते थे। ये स्पार्टन फैमिली में पैदा होते थे। इनके पास असेंबली में वोट डालने का अधिकार हुआ करता था। तो यहाँ पे एक असेंबली भी हुआ करती थी मोनार्की के साथ साथ, उसकी हम आगे बात करेंगे जब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात आएगी। तो इनके पास किसी तरीके का पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड करने की भी परमिशन हुआ करती थी, और असेंबली में वोट डालने की भी अधिकार हुआ करता था। ये लोग लैंड को भी ओन कर सकते थे, और कम्युनिटी फीस भी ये लोग पे करते थे। और इनके पास ये लोग जो है सेना में भर्ती होते थे, बड़े पदों पे होते थे, सेना में लीड करते थे। एक स्पार्टन का ये रोल हुआ करता था, उसकी जिम्मेदारी हुआ करती थी कि वो अपने लड़के को तो एक कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग दे ही दे। ये तो उनके यहाँ पे रूल था। तो यहाँ पे बेसिकली फुल टाइम सोल्जर तो ये लोग हुआ ही करते थे, साथ में स्टेट को भी सपोर्ट करते थे। बीच में आता था एक ग्रुप जिसका नाम था पेरियोची। इनके पास जो है ये लोग कौन थे? ये वो लोग थे जिनको सब्जुगेट किया था, जिनको जीता था, जिनको कॉन्कर किया था स्पार्टन्स ने। तो इनके पेरेंट्स जो थे वो स्पार्टन नहीं थे, और ये अनट्रेन एडल्ट स्पार्टन थे। बेसिकली स्पार्टा के मेंबर तो थे, स्पार्टा के जो साम्राज्य है उसका पार्ट तो थे, लेकिन स्पार्टन लिनेज से नहीं आते थे। इनके पास लीगल प्रोटेक्शन होता था। ये जमीन को, लैंड को जो है ओन नहीं कर सकते थे, वोट भी नहीं डाल सकते थे। ये लोग आर्टिशियंस और मर्चेंट्स भी हुआ करते थे बेसिकली। हेलोट्स वो लोग थे जो कि स्लेव हुआ करते थे, और ये वो लोग थे जिनको आप कह सकते हैं इनके पास कम से कम अधिकार हुआ करते थे। सबसे ज्यादा दबे हुए लोग हुआ करते थे। लोग समाज के सबसे निचले वाले हिस्से में आया करते थे। इनके पास कुछ बहुत कम प्रॉपर्टी को रखने का इनके पास अधिकार हुआ करता था, और ये स्पार्टन फैमिलीज को सर्व करते थे, उनके स्लेव की तरह हुआ करते थे। पिछले स्लाइड में मैंने शायद आपको ये बोल दिया कि ये ग्रुप ऊपर हुआ करता था, नीचे हुआ करता था, लेकिन नहीं, सेकंड एंड लोअर, यानी कि ये स्पार्टा की जो हायरार्की है उसमें सबसे नीचे हैं। हेलोट्स जो हैं ये सबसे नीचे हैं, और पेरियोस की जो है वो बीच में है, स्पार्टियंस सबसे ऊपर है। उसके बाद रीजनल पावर में स्टैब्लिश होने में इन सभी ग्रुप्स ने इनकी मदद करी। बेसिकली स्लेव्स इनके लिए काम करते थे, सोल्जर्स इनके लिए फाइट करते थे, हेलोट्स इनके लिए कृषि करते थे, और बीच वाले जो ग्रुप के पेरियोकिस या जो मिडिल क्लास बोल सकते हैं वो इनके लिए आर्टिशियंस और मर्चेंट का काम करते थे। ये काम इनके लिए करते थे जो इनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने में काम आता था। तो स्पार्टन सिटीजन्स को फार्मिंग एक्टिविटी में ज्यादा पार्टिसिपेट करने का काम नहीं था। यहाँ पे इवन इस तरीके के लॉ भी ये लोग लेके आए थे स्पार्टन्स, कि जो स्पार्टा के मूल निवासी हैं वो खेती बाड़ी नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, मिलिट्री ट्रेनिंग करेंगे, हंटिंग करेंगे, और लड़ाई और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इन्होंने खेती का काम और बाकी ये जो काम है, जो फार्मिंग एक्टिविटी, ये सब चीजें जो हैं, ये हेलोट्स और नीचे वाले ग्रुप्स के लिए छोड़ दी थी। मेन स्पार्टन ये लोग ये काम नहीं करते थे। तो बेसिकली ज्यादातर हेलोट्स ये काम करते थे, और इवन जो बाकी लोग थे, बीच वाले ग्रुप के लोग जो थे, इनको भी कभी कभी तो आर्मी को सर्व करना पड़ता था जब जब लड़ाइयां होती थी तब तब। अब जो रिलेशनशिप था सिटीजन्स और हेलोट्स के बीच में वो थोड़ा अनईजी था,
कई बार ऐसा भी हुआ है कि हेलोट्स जो थे, जो कि एक तरीके से स्लेव थे, उन्होंने अपराइजिंग की, रिवोल्ट किए, जिनको बहुत बार तो स्पार्टा ने दबा दिया, उन अपराइजिंग को ब्रूटली क्रश कर दिया। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि स्पार्टा को मुंह की भी खानी पड़ी। जैसे आर्गोस में एक बार इनकी हार हुई थी 669 बीसी में। उसके बाद स्पार्टा ने आर्गोस से बदला लिया, रिवेंज लिया 545 में सी में। लेकिन उसके बाद एक और आगे की लड़ाई में स्पार्टा की फिर से हार हुई। तो स्पार्टा की आर्मी बहुत डिसिप्लिन थी, बहुत अच्छे से ट्रेंड थी, बहुत ताकतवर थी, लेकिन संख्या में बहुत ज्यादा नहीं थी। इसलिए वो हमेशा हर एक लड़ाई में नहीं जीतते थे, बहुत सी लड़ाइयों में जीते हैं, बहुत बार हारे भी हैं। तो जब स्पार्टा की टेरिटरी अपने पीक पे थी और स्पार्टा का क्लासिकल जब पीरियड चल रहा था, तो उस दौर में स्पार्टा काफी इस पोजीशन में था, काफी इसकी स्थिति अच्छी थी, सुदृढ़ थी। इस वाले हिस्से को भी जीत लिया था, इस वाले हिस्से को भी जीत लिया था, और ये वाला जो क्षेत्र है ये इनके कंट्रोल में था। कुछ आयरलैंड वाले पार्ट भी इनके कंट्रोल में थे क्लासिकल एरा में। तो उस दौर के ग्रीक सिटी स्टेट्स का मैप आप देखिए 500 ईसा पूर्व में। जब 500 ईसा पूर्व में हम पहुंचते हैं तो ये आपको नजर आ रहा है आपका स्पार्टा, ये आपको नजर आ रहा है एथेंस, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मैसिडोन, डेल्फी यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे सिटी स्टेट्स आपको नजर आ रहे हैं एग्नियन सी के दोनों तरफ, वेस्ट में भी और ईस्ट में भी। और दूसरी तरफ आपको एक और माइटी एम्पायर नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पे तो पूरा मैप उसका नहीं है, लेकिन आगे मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि उस समय दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। और इस साम्राज्य को आगे चल के ग्रीक लोगों के एक लीडर, मैसिडोन के लीडर अलेक्जेंडर ने ही आगे चल के हराया है पर्शियन एम्पायर को। लेकिन पहले पर्शियन एम्पायर और ग्रीक्स के बीच में लड़ाइयां भी चलती रहती थी। इवन इन ग्रीक सिटी स्टेट्स के बीच में भी काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे। इधर आप और देखेंगे तो आपको और भी बहुत सी लोकेशंस नजर आएंगी। लोकेशंस को आप ध्यान से रखिए। ये आयोनियन सी था, यहाँ पे ये लोग जब अटैक करते थे पर्शियंस, तो इन रास्तों से होते हुए यहाँ पे आके अटैक करते थे। ये सब चीजें यहाँ पे चल रही थी, ठीक है। अब देखिए इनमें क्या हुआ कि एक पेलोपोनेशियन लीग बनी। पेलोपोनेशियन लीग इसलिए बनी थी क्योंकि उस समय जो है एथेंस एक बहुत ही ताकतवर सिटी स्टेट के रूप में उभर के आया था। इसकी नेवी बड़ी सुदृढ़ थी, बहुत अच्छी नेवी थी इनके पास, और ये अपने आसपास के जो सिटी स्टेट्स थे उनकी पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करने लग गया था, जिसकी वजह से एथेंस की हेजेमनी को कम करने के लिए बाकी सिटी स्टेट्स ने सोचा कि हमें स्पार्टा का दामन थामना चाहिए, स्पार्टा का साथ चाहिए, और स्पार्टा के साथ मिलके अगर हम कुछ गठजोड़ कर लें और कुछ संधियां कर लें बेसिकली, तो हम एथेंस के प्रभाव से बच जाएंगे। तो स्पार्टा के अलाइज बन गए लोग, इन्हीं को पेलोपोनेशियन लीग कहा जाता है। और जो लोग एथेंस के समर्थक थे और एथेंस के प्रति लॉयल थे, एथेंस के साथ जो लीग बनाना चाहते थे, उन्होंने डेल्फी एक लीग बनाई थी, डेलियन लीग बनाई थी सॉरी। तो पेलोपोनेशियंस ने जो लीग बनाई 505 से 365 बीसी के बीच में लीग चली। यहाँ पे कोरिथ, इलिस, टिगिया और कुछ और सिटी स्टेट्स ने मिलके स्पार्टा का साथ दिया और कहा कि हमारा कॉमन एनिमी कौन है, एथेंस है, और इनके खिलाफ इन्होंने कहा कि हम कुछ लड़ाइयां भी लड़ेंगे आगे चल के अगर कोई दिक्कत हुई तो। और दिक्कत हो ही सकती है जब लीग्स बनती हैं, जब आपस में संधियां होती हैं। तो आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, जब आपस में इस तरीके की सीक्रेट ट्रीटीज होती हैं कि तुम पे अटैक मतलब मुझ पे अटैक, इस तरीके का भाईचारा कोई निभाता है तो लड़ाइयां होती हैं और बड़े वॉर होते हैं, जिसकी वजह से पेलोपोनेशियन वॉर हुई 431 से 404 बीसी में, जिसमें स्पार्टा की हेजेमनी और ज्यादा स्टैब्लिश हुई। ये पेलोपोनेशियन वॉर जो कि एग्नियन वर्ल्ड में हुए, इस ग्रीक वर्ल्ड में हुए, उसमें आप देखिए कि ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं ये तो हैं स्पार्टा और पेलोपोनेशियन लीग के मेंबर्स, और दूसरी तरफ जो येलो कलर में नजर आ रहे हैं ये एथेंस और इसके अलाइज हैं, जो कि आपको ज्यादा संख्या में नजर आ रहे हैं, जो कि इधर और यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि पेलोपोनेशियंस का जो दबदबा है वो इस क्षेत्र में ज्यादा था, तो यहाँ पे उन्होंने एथेंस को कई हद तक चोट दी और कुछ लड़ाइयों में इनको जीत हासिल हुई। लेकिन कोई बड़ा नतीजा नहीं आया और संधियां हुई, कुछ समय के लिए पीस रहा और उसके बाद वापस लड़ाइयां हो गई, ये चीजें चलती रही। अब ये जो मेंबर थे पेलोपोनेशियन लीग के, ये ऐसा नहीं है कि स्पार्टा के आगे पूरी तरह से झुक गए थे, उनको कोई ट्रिब्यूट प्रोवाइड करते थे कि हम तो आपके ही अंडर हैं, नहीं, ऐसा नहीं था। ये इनको सिर्फ ट्रूप्स देते थे जब जब स्पार्टा और एथेंस की कोई लड़ाई होती थी। बेसिकली इन्होंने कह दिया था कि हम तो स्पार्टा की साइड है, एथेंस की साइड नहीं है। लेकिन इस लीग की वजह से स्पार्टा जो है वो अपनी हेजेमनी को, अपने प्रभाव को बढ़ा पाया इस पूरे क्षेत्र में,
स्पेशली ग्रीक रीजन में, जितना भी ये जो ग्रीक साम्राज्य था, ग्रीक सिविलाइजेशन था इस क्षेत्र में, 4th सेंचुरी के आसपास के क्षेत्र में। उसके बाद स्पार्टा की ये भी मंशा थी कि वो अपने हॉरिजन को ब्रॉडन करे, अपने अफेयर्स को, अपने हेजिमनी को दूसरों के फॉरेन अफेयर्स में भी इंटरफेयर करने की कोशिश स्पार्टा ने भी करी। जैसे पहले एथेंस कर रहा था वो काम, स्पार्टा ने भी किया। उसका नतीजा इसको भुगतना पड़ा कि इसके ही जो अलाइज हैं वो इसके खिलाफ हो गए, आगे चल के उन्होंने इनके ही खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो कुछ बार ऐसी चीजें करी कि जैसे कि इन्होंने लीडिया के साथ उन्होंने अलायंस बना ली थी, एक एक्सपीडिशन जो है भेजा था, इन्होंने एक अभियान भेजा था सामोस के खिलाफ। तो सामोस जो है वो इस तरफ हुआ करता था, आपको पता है, यहाँ पे था सामोस। तो यहाँ तक ये अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता था स्पार्टा और यहाँ के राजा, जिसकी वजह से चीजें जो हैं वो बढ़ी, कई सारी लड़ाइयाँ हुई। और जब लड़ाइयाँ होती हैं तो उसमें सोल्जर शहीद भी होते हैं और पैसा भी लगता है और देश के ऊपर उसका भार भी पड़ता है, और भार पड़ता है तो वो देश कमजोर पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। उसके बाद क्लियोमिनियस राजा बनते हैं स्पार्टा के 520 BCE में। क्लियोमिनियस जो है वो स्पार्टा में लियोनाइडस के बड़े भाई थे, उनकी दूसरी मदर थी स्पार्टा में, उनके पिता की दूसरी जो वाइफ थी उनसे उनका जो बेटा हुआ था क्लियोमिनियस उनका नाम था, वो शासक बनते हैं। उस समय उन्होंने एथेंस की टायरनी को ओवरथ्रो करने, मतलब ओवरथ्रू द टायरनी ऑफ एथेंस, बट इसने क्या है कि एथेंस को तो हरा दिया था, लेकिन उस दौर में इन्होंने जो है स्पार्टा में जो डेमोक्रेसी थी उसको कम कर दिया था। स्पार्टा में बहुत डेमोक्रेसी थी काफी हद तक, जो इनके जो सिटीजन थे, मेनली स्पार्टन जो थे, स्पार्टन लिनेज से जो आते थे, उनको काफी अधिकार मिले हुए थे, उनके ह्यूमन राइट्स वगैरह थे, उनको इन्होंने काफी हद तक छीन लिया और सारी सत्ता को अपने पास काबिज कर लिया, जिसकी वजह से क्लियोमिनियस जो हैं वो ज्यादा समय तक चल नहीं पाए। उसके बाद उनकी डेथ भी हो गई। उसके बाद लियोनाइडस शासक बनते हैं और चीजें जो हैं वो थोड़ी बदलती हैं। इस दौर में भले ही जो है एथेंस और स्पार्टा के बीच में लड़ाइयां चल रही थी, लेकिन जब पर्शियन एम्पायर ने ग्रीक सिटी स्टेट्स के ऊपर अटैक किया, ग्रीस सोसाइटीज के ऊपर अटैक किया, तो स्पार्टा और एथेंस अलाई बन गए, एकजुट हो गए, साथ आ गए। और उन्होंने पहले तो 490 में जो अटैक हुआ था डारियस के समय, पहला ग्रेको पर्शियन वॉर, उसमें भी बैटल ऑफ मैराथन में पर्शियंस को हराया। उसके बाद जब दूसरा वॉर हुआ जो जर्क्सिस के समय पे हुआ था, सेकंड ग्रेको पर्शियन वॉर, जो कि 480 के आसपास हुआ, 480 BCE में हुआ, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और स्पार्टा ने उस दौर में बैटल ऑफ थर्मोपली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया। बैटल ऑफ थर्मोपली की अभी हम बात कर लेते हैं, वैसे मैं 2 वीडियो में इसकी बात कर चुका हूं, बैटल ऑफ थर्मोपली और जो लियोनाइडस की बायोग्राफी है उसमें। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि स्पार्टा एक तरफ तो एथेंस के साथ लड़ाइयां लड़ रहा था और एथेनियन टायरनी को हिपियस के अंदर से इसने भगा दिया था, हटा दिया था, लेकिन दूसरी तरफ जो है ये साथ दे रहा था एथेंस का और बाकी सभी ग्रीक सिटी स्टेट्स का पर्शियन एम्पायर के खिलाफ। अब ये जो पर्शियन एम्पायर था दोस्तों, ये उस समय दुनिया का बहुत ताकतवर साम्राज्य था। इसका इतिहास हम पढ़ चुके हैं। साइरस द ग्रेट नाम के एक शासक ने इसको जो है फाउंड किया था, फाउंडेशन रखी थी इसकी। उसके बाद इसमें कई बड़े ताकतवर सम्राट हुए, जिसमें जर्क्सिस नाम का एक सम्राट हुआ। उसने क्या है कि इस क्षेत्र के ऊपर अटैक करने की सोची, और वो पहली बार नहीं करा था, उससे पहले उसके पिता ने भी किया था, लेकिन पिता को भी हार हासिल हुई और फिर जर्क्सिस ने इधर अटैक किया। तो जर्क्सिस जब अटैक कर रहा था तो उसने जो लड़ाई लड़ी उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैटल हुआ था, बैटल ऑफ थर्मोपली, जो कि लड़ा गया था 480 BCE में, जिसमें एक तरफ पर्शियन एम्पायर की आर्मी थी और दूसरी तरफ स्पार्टा की आर्मी थी लियोनाइडस के अंडर। 3 दिन तक ये लड़ाई चली और तीसरे दिन बेसिकली वैसे तो पर्शियंस जीत गए, लेकिन इस लड़ाई में बहुत बहादुरी से स्पार्टन्स ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए जी जान लगा दी और इवन उन्होंने अपनी लाइफ तक को सैक्रिफाइस कर दिया। अब ये जो थर्मोपली जो था, ये एक, इस थर्मोपली का मतलब होता है हॉट गेट, और ये एक बेसिकली रास्ता था, एक पहाड़ों के बीच का रास्ता था, और इस रास्ते को पार करके पर्शियन आर्मी बाकी क्षेत्रों के ऊपर अटैक करना चाहती थी। तो ग्रीक लोगों ने ये तय किया कि थर्मोपली का पास जो है उसे पार नहीं करने देना है पर्शियन आर्मी को, और इसकी जिम्मेदारी दी गई स्पार्टन्स को, स्पार्टा के राजा लियोनाइडस को। उसमें लियोनाइडस अकेले राजा नहीं थे, 2 थे, उनके भाई भी थे। तो लियोनाइडस ने अपने 300 बहादुर सैनिकों को ले जाकर इस पास को ब्लॉक किया। अब 300 सैनिक थे, लेकिन उनके साथ और भी सेना थी, तकरीबन 7-8 हजार लोग थे, ये 6-7 हजार लोग थे जो कि ग्रीक लोग थे, जिसमें
और भी इनके साथ आसपास के जो लोग थे, ग्रीक सिटी स्टेट्स के लोग जो थे वो इनके साथ आ रहे थे। लेकिन प्रोफेशनल आर्मी के तौर पे देखें तो सबसे मजबूत आर्मी थी स्पार्टन्स की, जो कि सिर्फ 300 थे। इन्होंने कोशिश करी कि ये किसी भी तरीके से पर्शियंस को इस थर्मोपली के पास को पार ना करने दें, लेकिन एक इनके साथ धोखा हुआ। धोखा ये हुआ कि एक लोकल ग्रीक जो था जिसने धोखा दे दिया ग्रीक सिटी स्टेट्स को, उसने जर्क्सिस को जाके एक रास्ता बता दिया जो कि पीछे का था और उस पास को पार कर सकता था। और उसकी वजह से ये जो स्पार्टन्स थे ये चारों तरफ से घिर गए। तो उसके बाद इनको घेर के मार दिया गया। लियोनाइडस और उनके 300 बहादुर सैनिकों को यहाँ पे मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो अंत तक, अपनी अंतिम सांस तक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़े। और बैटल ऑफ थर्मोपली में भले ही स्पार्टन्स की, ग्रीक लोगों की हार हुई, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मोरल बूस्ट साबित हुआ ग्रीक्स के लिए और बहुत बड़ा मोरल का डाउन साबित हुआ पर्शियंस के लिए, क्योंकि सिर्फ 300 और 6-7 हजार लोगों ने मिलकर पर्शियंस की बहुत ज्यादा हालत खराब कर दी थी, जिसकी वजह से बेसिकली आगे चल के ये लोग जो हैं स्पार्टन्स 300 लोग, ये तो हीरो बन गए और इनका रिवेंज लेने के लिए सारे सिटी स्टेट्स एकजुट हो गए। उनकी आर्मी ने आगे चल के 480 में बैटल ऑफ सलामीज में और बैटल ऑफ प्लेटिया में पर्शियन आर्मी के छक्के छुड़ा दिए। एथेनियन नेवी ने तो बैटल ऑफ सलामी में हरा दिया और बैटल ऑफ प्लेटिया में स्पार्टन्स और बाकी आर्मी ने मिलके पर्शियन आर्मी को बहुत बुरी तरह से हराया, जिसकी वजह से दूसरा पर्शियन एम्पायर का जो युद्ध था ग्रीक्स के खिलाफ वो एक हार साबित हुआ पर्शियंस के लिए। और ग्रीस अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाया, अपने सिटी स्टेट्स को प्रोटेक्ट कर पाया एक्सटर्नल इन्वेजन के खिलाफ। तो ये जो लड़ाई हुई बैटल ऑफ थर्मोपली, ये स्पार्टा के इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई थी और इसकी वजह से स्पार्टा दुनिया भर में मशहूर हो गया। इसके ऊपर आज तक फिल्में बनती हैं, 300 मूवी बनी, कई सारी वो जो है स्पार्टा के ऊपर कई सारी सीरीज वगैरह भी बनी, वो इस बैटल ऑफ थर्मोपली और इसके जो कल्ट्स हैं, इसकी जो कहानियां हैं, उनके ऊपर बनी है चीजें। तो ये थर्मोपली का बैटल हुआ जिसके वजह से एक बार के लिए सारे सिटी स्टेट जो हैं वो एकजुट हो गए। लेकिन जो ही पर्शियन यहाँ से गए उसके बाद से वापस वही राइवलरी फिर से शुरू हो गई। राइवलरी किन के बीच में? एथेंस, थीब्स, कोरिन्थ और स्पार्टा के बीच में। तो अब 480 से 460 के बीच में ये जो रीजनल राइवलरी थी, यहाँ पे कई सारी चीजें हुई। जैसे हेलोट्स ने विद्रोह कर दिया था एक बार। तो हेलोट्स कौन थे? जो इनकी स्लेव थे स्पार्टन सोसाइटी में, जो सबसे निचले तबके के लोग थे, उन्होंने स्पार्टा के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसकी वजह से स्पार्टा कमजोर हुआ। उसके बाद पेलोपोनेशियन वॉर हुए 460 से 446 के बीच में। उसके बाद 431 से 404 के बीच में दोबारा हुए दूसरा पेलोपोनेशियन वॉर हुआ। 2 बार हुए पेलोपोनेशियन वॉर, जिसकी वजह से स्पार्टा के कई बहादुर सैनिक, बहुत सारे लोग मारे गए और स्पार्टा का काफी नुकसान हुआ, काफी डैमेज हुआ। ना केवल स्पार्टा का बल्कि दूसरी साइड जो एथेंस था उसका भी काफी नुकसान हुआ। और ये चीजें हुई, इसकी वजह से जो है पेलोपोनेशियन वॉर में एक बार पर्शिया ने मदद करी थी स्पार्टा की एथेंस के खिलाफ, क्योंकि पर्शिया भी ये चाहता था कि इनको आपस में लड़ा दें। एक को अगर हम हरा देंगे, जैसे एथेंस को हरा देंगे या स्पार्टा को हरा देंगे, तो हमारी जीत होगी और आगे चल के हम इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आगे चल के स्पार्टा की मदद करी थी पर्शिया ने। सोचिए ये बात, जो एक समय पे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, उन्होंने एक दूसरे की हेल्प करी और पेलोपोनेशियन वॉर में स्पार्टा की काफी हद तक जीत हुई और जो है एथेंस की इसमें हार हुई। कुछ समय के लिए इनके बीच में कुछ संधियां हुई, लेकिन फिर से लड़ाइयां शुरू हो गई। तो बेसिकली इनके बीच में कई सारी इंटरनल वॉर्स चल रही थी, जिसकी वजह से स्पार्टा भी कमजोर हो रहा था, एथेंस भी कमजोर हो रहा था और बाकी सिटी स्टेट्स जो कि कमजोर थे वो इस चीज का फायदा उठा रहे थे कि चलो अच्छा हुआ कि इन दोनों की हेजिमनी से हमें मुक्ति मिल रही है। तो अब बेसिकली ये था कि जो स्पार्टा की हेजिमनी थी, जिसकी मैं पहले आपसे बात कर रहा था, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब डिक्लाइन करने लग गई। अब स्पार्टा भी कमजोर होने लग गया। किनकी वजह से? इनके आपस में, जो एथेंस और स्पार्टा के आपस में जो वॉर्स थे उनकी वजह से। उसके बाद ये लड़ाइयां होती गई और चीजें बदलती गई और स्पार्टा, एथेंस और ये सिटी स्टेट्स कमजोर होते रहे और अलायंस भी बदलती रही। जो कभी स्पार्टा के अलायंस थे वो बदल गए, एथेंस के पक्ष में चले गए। पर्शियन एम्पायर के साथ भी इनके रिश्ते जो है बनते बिगड़ते रहे। पहले देखिए रिश्ते खराब थे, बैटल ऑफ थर्मोपली जैसा बैटल हुआ, ठीक है, जिसमें जर्क्सिस के खिलाफ स्पार्टा की आर्मी लड़ रही थी। उसके बाद आगे चल के पर्शियंस ने स्पार्टा की मदद करी पेलोपोनेशियन वॉर में।
पेनिपोलिशियन वॉर जब समाप्त हो गया उसके बाद पर्शिया फिर से स्पार्टा के खिलाफ हो गया, क्योंकि स्पार्टा के एक राजा की मंशा थी कि कुछ यहाँ का जो क्षेत्र है वो इनका हो, और पर्शिया के खिलाफ हो गया था स्पार्टा। तो उसकी वजह से लड़ाई हुई जिनको कहा जाता है कोरिंथियन वॉर। कोरिंथियन वॉर जो हुए थे बेसिकली वो स्पार्टा और कुछ सिटी स्टेट्स के कोलिशन के खिलाफ हुए थे, जिसमें स्पार्टा के खिलाफ थीव्स, एथेंस, कोरिंथ और आर्गो जैसे सिटी स्टेट थे, और इनको बैक कर रहा था अकेमनीड एम्पायर यानी एंशिएंट पर्शियन एम्पायर। पर्शियन एम्पायर अब स्पार्टा के खिलाफ हो गया। किसको सपोर्ट कर रहा है? एथेंस को कर रहा है, कोरिंथ को कर रहा है और आर्गो को कर रहा है। अब आप कहेंगे जो कोरिंथ था ये भी पहले स्पार्टा के पक्ष में था, अब ये बदल गया। तो आप जानते हैं कि एक बात कही जाती है ना कि फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन रिलेशंस के बारे में कि कोई भी किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट मैटर करते हैं। तो स्पार्टा के पक्ष में थे कभी कोरिंथ, कभी खिलाफ हो गया। स्पार्टा के पक्ष में था कभी पर्शियन एम्पायर, कभी खिलाफ हो गया। जब उसको लगा कि ये उसके फायदे का सौदा है, वैसे वैसे उन्होंने अपनी अपनी चाल बदल ली। तो उसकी वजह से ये कोरिंथियन वॉर हुए 395 से 387 387 बीसीई में। इसके कारण क्या थे? कारण ये थे कि एक तो स्पार्टा का जो इंपीरियलिज्म था वो थोड़ा सा बढ़ रहा था, स्पार्टा भी अपना डोमिनेंस बढ़ाना चाहता था। पेलोपोनेशियन वॉर के बाद जो इसके जो साथ के अलाइज थे जैसे कि कोरिंथ वगैरह, थीब्स वगैरह, वो खुश नहीं थे स्पार्टा से। उनको लगा कि स्पार्टा जो है वो डोमिनेट कर रहा है, लड़ाई हमने सबने मिलकर एथेंस के खिलाफ लड़ी, पेलोपोनेशियन वॉर में हमें जीत हासिल हुई और स्पार्टा अकेला उसका फायदा उठा रहा है। तो इसकी वजह से कोरिंथ और थीब्स इसके खिलाफ हो गए, और जो पर्शियन एम्पायर था वो अपनी मंशा की वजह से, अपने हितों की वजह से इनके खिलाफ हो गया। तो स्पार्टा ने ये जो कोरिंथियन वॉर लड़ा उसमें कई, देखिए आप यहाँ तक लड़ाई लड़ी है जो कि पर्शियन एम्पायर का पार्ट है, यहाँ तक लड़ाई लड़ी थी, और यहाँ पे कई सिटी स्टेट्स इनके खिलाफ थे, कोरिंथ जैसे, एथेंस जैसे, थीब्स जैसे, इन्होंने सब ने मिलके इस लड़ाई में जो कि कोरिंथियन वॉर कहलाती है, इसमें स्पार्टा को ह्यूमिलिएटली हराया। स्पार्टा ये लड़ाई हार गया, ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा। स्पार्टा को एक फोर्सफुल ट्रीटी को साइन करना पड़ा जिसको अकेमनीडियन किंग, अकेमनीड मतलब पर्शियन किंग, एक्स्ट्राजक्सिस सेकंड ने साइन करवाया था 387 में। और इसमें क्या हुआ, बेसिकली स्पार्टा को अपनी कुछ टेरिटरी को देना पड़ा पर्शियन कंट्रोल में, और पर्शिया का जो डोमिनेंस है वो अब ग्रीक सिटी स्टेट्स तक पहुंच चुका था। पर्शिया ने इस ट्रीटी में ये भी डिक्लेयर कर दिया था कि आयोनियन सी के आसपास के जो सिटी स्टेट्स हैं जो कि अभी ऑटोनोमस हैं, इनको किसी भी तरीके की लीग या अलायंस या कोलिशन बनाने की मनाही है। ये किसी तरीके की लीग या अलायंस नहीं बना सकते, क्योंकि ये लीग और अलायंस जो है यही मिलके जो है आगे चल के किसी ना किसी लड़ाई का कारण बनती है। तो यहाँ पे जो है अकेमनीड एम्पायर का बहुत बड़ा जो है रोल सामने आया, और उनका एक जीत हासिल हुई, उनका प्रभाव यहाँ पे इस क्षेत्र में बढ़ गया, और स्पार्टा जो है अपनी हेजिमनी को खोता जा रहा था, ग्लोरी को खोता जा रहा था। अब ये जो पीस है, ये जो ट्रीटी साइन हुई थी 387 में, ये ट्रीटी ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली नहीं थी, क्योंकि ये स्पार्टा के लिए ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी। तो इस ट्रीटी से अलग हटके आगे चल के थीब्स के खिलाफ स्पार्टा ने 378 में एक अभियान शुरू किया, एक लड़ाई करी, जिसमें शुरुआती समय में स्पार्टा फ्रंट फुट पे था, लेकिन इवेंचुअली स्पार्टा ने इसमें एक लड़ाई में हार हासिल करी, बेसिकली हार गया। बैटल ऑफ ल्यूक्ट्रा में 371 में एक हार हुई, जिसकी वजह से जो है स्पार्टा और बैकफुट पे चला गया, और स्पार्टा जो कि एक बहुत बड़ा पावर हुआ करता था ग्रीक सिटी स्टेट्स में, वो अब सेकेंडरी बन गया, वो एक सेकेंड रेट पावर बन गया था, क्योंकि ग्रीक सिटी स्टेट्स में दो ही सिटी स्टेट्स की हेजिमनी थी, एक था एथेंस और दूसरी तरफ था स्पार्टा पहले के दौर में। उसके बाद इन दोनों की हेजिमनी खत्म हुई, तभी मैसिडोन का राइज हुआ। मैसिडोन में जो है ताकतवर साम्राज्य बना और उसके अधीन इन सबको आना पड़ा। मैसिडोन में जो है ताकतवर सम्राट कौन बना आगे चल के? अलेक्जेंडर के दौर में क्या हुआ? अलेक्जेंडर ने क्या हुआ, शुरुआती समय में उसके पिता ने भी, फिलिप सेकंड जो उसके पिता थे, और अलेक्जेंडर ने शुरुआत में ये मंशा कभी नहीं जाहिर करी थी कि वो स्पार्टा को जीतेंगे। स्पार्टा को वो अपने हैंड में छोड़ना चाहते थे कि ठीक है स्पार्टा अपने हिसाब से चलता रहेगा। लेकिन चीजें तब बदली जब स्पार्टा का राजा अगिस थर्ड जो है उसने एक एक्सपीडिशन लॉन्च कर दिया क्रिएट वाले आइलैंड में, क्रिएटे वाला जो आइलैंड था यहाँ पे कर दिया, और उसके बाद इस तरफ भी कर दिया,
ताकि वो ये चाहता था कि कैसे भी मैसिडोन की जो हेजिमनी है उसको खत्म किया जाए। तो मैसिडोनिया के खिलाफ एक वॉर जो है उसको लॉन्च कर दिया था किंग एगिस थर्ड ने, जिसका नतीजा ये निकला कि अलेक्जेंडर को स्पार्टा के खिलाफ एक अपना अभियान करना पड़ा। और आप जानते हैं कि अलेक्जेंडर तो अपनी जिंदगी में कोई लड़ाई हारा नहीं, और अलेक्जेंडर ने यहाँ पे, अब ये कहा जाता है, देखिए भारत में जब उसने अटैक किया था, कई लोग कहते हैं कि भारत में वो हार गया था, लेकिन भारत में हारना या यहाँ पे जीतना ये एक अलग चीज है, ये अलग कहानी है, उसको हम सेपरेटली कभी डिस्कस करेंगे। तो अलेक्जेंडर ने बेसिकली 331 बीसीई में स्पार्टन्स को पूरी तरह से क्रश कर दिया बैटल ऑफ मेगलपोलिस में, और स्पार्टा जो है उसको लीग ऑफ कोरिंथ को ज्वाइन करना पड़ा। ये जो लीग ऑफ कोरिंथ है ये अलेक्जेंडर ने बनवाई थी, अपने अलेक्जेंडर और उसके पिता के समय पे बनी थी। ये जो पूरा क्षेत्र है ये लीग ऑफ कोरिंथ का पार्ट बन गया था, और उसके बाद जो है आगे चल के स्पार्टा को भी लीग ऑफ कोरिंथ को ज्वाइन करना पड़ा। पहले स्पार्टा इसका पार्ट नहीं था। तो मैसिडोन ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सारे सिटी स्टेट्स के ऊपर अपना जो है प्रचंड ध्वज फहरा दिया, बेसिकली इनको एकजुट कर दिया, यूनाइट कर लिया, जीत लिया। और उसके बाद मैसिडोन आगे चल के पर्शियन एम्पायर को भी जीत लेता है अलेक्जेंडर की लीडरशिप में। आप ये देखिए कि यहां से एक छोटे से साम्राज्य से निकला अलेक्जेंडर अगले 12 साल में कितना बड़ा साम्राज्य बना लेता है। उस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था ये। उसने माइटी पर्शियन एम्पायर को पूरी तरह से धूल चटा दी और पूरा साम्राज्य वो खा गया उनका, और वो भारत तक पहुंचा। बैटल ऑफ हाइडस्पीस हुआ था यहाँ पे, आपको पता है, भारत में। तो यहाँ तक पहुंचा था और उसके साथ लड़ाई भी लड़ी थी, और उसके बाद वापस चला गया, और उसके बाद बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। अब अलेक्जेंडर की मौत जब हुई उसके बाद उसका साम्राज्य जो है वो बट गया। बट क्यों गया? क्योंकि अलेक्जेंडर का खुद का कोई वारिस नहीं था, अलेक्जेंडर का कोई संतान नहीं थी। तो इसकी वजह से उसके जो जर्नल थे, मिलिट्री जर्नल थे, उन्होंने इस साम्राज्य को बांट लिया। यहाँ वाला हिस्सा जो है भारत के साथ जो बॉर्डर शेयर करता था वो सेल्यूकस निकेटर के पास आया। इधर वाला जो इजिप्ट वाला हिस्सा है वो टोलमी के पास आया। यहाँ पे कई छोटे छोटे राजा बन गए, कई लोग जो है छोटे छोटे राजा बन गए। और अब ये जो है कमजोर थे, उतने ताकतवर नहीं थे जितने की, उतनी ताकतवर आर्मी इनके पास नहीं थी जैसे कि पहले स्पार्टा के पुराने दौर में हुआ करती थी, क्लासिकल दौर में हुआ करती थी, या फिर अलेक्जेंडर के दौर में हुआ करती थी। और उसका फायदा किसने उठाया? रोमन्स ने। कैसे उठाया उसकी बात करेंगे। तो मैसिडोन के कंट्रोल में रहा 3rd सेंचुरी बीसी में, ये आ गया इनके कंट्रोल में। एक मिलिट्री जनरल था इनका पैरेसस, उसने 272 में स्पार्टन्स को एक लड़ाई में हराया था और सीज भी कर लिया था पूरी तरह से, और अकेनियन कॉन्फेडरेंसी का पार्ट बना दिया था 195 बीसीई में। अकेनियन, यहाँ पे कई सारी कॉन्फेडरेंसी है, ज्यादा आप सोचिए मत कि कौन सी कॉन्फेडरेंसी की बात कर रहा हूँ। इसी क्षेत्र में पेलिपोनेशियंस लीग बनी, यहीं पे कोरिंथ लीग बन गई, यहीं पे आप देख रहे हैं कि अकेनियन लीग बन गई। ये सारी लीग्स यहीं पे आसपास के क्षेत्रों में बनी। किसी सिटी स्टेट्स को इसमें इंक्लूड कर दो, किसी को एक्सक्लूड कर दो, तो ये अकेनियन कॉन्फेडरेंसी बन गई बेसिकली। तो यहाँ पे ये लोगों ने एक इस तरीके की लीग बनाई, सेकेंड अकेनियन लीग बनी 280 बीसी में। ये चाहते थे कि किसी भी तरीके के से मैसिडोन को काउंटर किया जाए। जैसे पहले ये सोचते थे कि एथेंस को काउंटर किया जाए, अब ये सोच रहे हैं कि मैसिडोन को काउंटर किया जाए, क्योंकि मैसिडोन बहुत ताकतवर हो रहा है। तो उसके लिए इन्होंने रोम की मदद ली। रोम अपने आप में एक ताकतवर साम्राज्य बनता जा रहा था। पहले रोमन रिपब्लिक था, फिर रोमन एम्पायर बन गया। उसको हम सेपरेटली वैसे पढ़ चुके हैं, तो वो आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एक नई जो है लीग बनी जो कि मैसिडोन के खिलाफ थी, रोम का साथ दे रही थी। और रोम, आप जानते हैं कि ये वाला हिस्सा था, यहां तक साम्राज्य रहा है रोम का, ये अलेक्जेंडर का साम्राज्य है। आप साम्राज्यों को देखिए, दोनों का कंपैरिजन देखिए। ये रोम थी जिसकी राजधानी, रोम की, रोमन साम्राज्य की भी राजधानी रही है। तो इनका जो साम्राज्य है वो यहां से लेके इतना बड़ा साम्राज्य रहा है, और अलेक्जेंडर का साम्राज्य यहां से शुरू हुआ मैसिडोन से, और इसका साम्राज्य यहां तक रहा है। अलेक्जेंडर का साम्राज्य स्लाइटली बड़ा था रोमन साम्राज्य से। अब कुछ ऐसा क्षेत्र है जो आपको नजर आ रहा है कि दोनों में कॉमन है। ये वाला जो क्षेत्र है ये दोनों में कॉमन है। पहले अलेक्जेंडर के कंट्रोल में रहा, और उसके बाद जब रोम ताकत हुआ तो रोमन साम्राज्य का ये पार्ट रहा, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रोम बहुत समय तक इस क्षेत्र को कंट्रोल करता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है यही तो है ग्रीस। इसको किसने कंट्रोल किया? अलेक्जेंडर ने भी किया, और उसके बाद रोम ने भी किया। रोम ने कैसे किया? सबसे पहले तो जब रोमन मैसिडोन का पतन का दौर चल रहा था, हेलेनिस्टिक दौर चल रहा था, हेलेनिस्टिक पीरियड जो कि पोस्ट अलेक्जेंडर का दौर जैसे कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद का जो दौर था, उसमें एक बैटल होता है, बैटल ऑफ मैसिडोन।
कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसिडोन इसमें होता है। बैटल ऑफ पाइडना 168 बीसीई में होता है बैटल ऑफ पाइडना। इसमें बेसिकली रोमन इन्फ्लुएंस जो है वो ग्रीक वर्ल्ड में शुरुआत हो जाती है उसकी, और रोम जो है वो मैसिडोन को जीत लेता है। उसके बाद एकेनियन वॉर हुए। एकेनियन वॉर जो है वो देखिए, एकेनियन जब लीग बनी थी उसने रोम को सपोर्ट किया था, मैसिडोन के खिलाफ सपोर्ट किया था, लेकिन उसके बाद रोम को ये बात क्लियर थी कि हमें इनका सपोर्ट चाहिए, तब तक चाहिए, उसके बाद इनको कंट्रोल हमें ही करना है और यहाँ पे अपने गवर्नर को बिठाना है। इन लोगों को हम किसी तरीके की ऑटोनॉमी नहीं देंगे, इनको किसी तरीके की स्वायत्तता नहीं देंगे, स्वतंत्रता नहीं देंगे। तो रोमन अथॉरिटी ने ये जो कन्फ्रंटेशन ऑफ सिटी स्टेट्स थे इनको जीत लिया एक एक करके, और जो कोरिंथ था, कोरिंथ की जो लीग थी उसको 146 बीसीई में सैक कर दिया, पूरी तरह से उसको जीत के वहां पे अपने गवर्नर को बिठा लिया। और इसी दौर में उन्होंने जो है किसको जीत लिया, आपके स्पार्टा को भी जीत लिया। तो मैसिडोन को जीत लिया और उसी के बाद स्पार्टा, एथेंस और ये जो तमाम हिस्से हैं ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रोमन कंट्रोल में आ गए, रोम के पार्ट बन गए। पहले रोमन रिपब्लिक के पार्ट रहे और उसके बाद ये रोमन एम्पायर के पार्ट रहे। उसी दौर में जो है प्यूनिक वॉर्स भी हुए थे। तो प्यूनिक वॉर का जो दौर था उसी दौर में जो है ग्रीस भी इनका पार्ट बन गया और काफी हिस्सा जो है ये वाला भी इनके पार्ट बन गया। तो एक कार्थेज साम्राज्य हुआ करता था अफ्रीकन महाद्वीप के नॉर्थ में, उसको उसके और रोम के बीच में लड़ाइयां चल रही थी, इसी को प्यूनिक वॉर कहा जाता है, जिसमें अंततः जीत जो है वो रोम की होती है और रोम का इन्फ्लुएंस अफ्रीकन महाद्वीप में भी बढ़ जाता है और यहाँ तक ग्रीस तक बढ़ जाता है। तो ग्रीस जो है अब रोम का पार्ट बन चुका था और ग्रीस से बहुत कुछ रोम ने सीखा भी, लेकिन इसको कंट्रोल भी किया। उसके बाद रोमन साम्राज्य का ये पार्ट रहा। तो ये आप ये देख सकते हैं, ग्रीन वाला हिस्सा है वो तो इंपीरियल प्रोविंस थे और सेनेट्रियल प्रोविंस में ये वाले हिस्से जो है ये इसमें आते थे। तो कोरिंथ बन गया, स्पार्टा तो अब नाम ही आपको नजर नहीं आ रहा है। पूरे ग्रीक सिटी स्टेट्स के ऊपर रोम का जो है कंट्रोल था और इस मेडिटेरियन सी के चारों तरफ रोमन साम्राज्य ही रोमन साम्राज्य था। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ठीक है। उसके बाद पोस्ट क्लासिकल पीरियड जब आता है, पोस्ट क्लासिकल पीरियड जब आता है और मॉडर्न स्पार्टा की अगर हम बात करें, तो जब आगे चल के जब बात आती है रोम के साथ रिलेशंस की ग्रीक लोगों की, तो उन्होंने और स्पार्टा के लोगों ने कई बार तो कुछ कुछ दिक्कतें रही हैं, लेकिन मेनली अच्छे रिलेशंस रहे हैं रोम के साथ ग्रीक सिटी स्टेट्स के, क्योंकि काफी कल्चरली एक दूसरे को अडॉप्ट कर लिया था इन्होंने। इवन रोम ने काफी कुछ अडॉप्ट किया इनके कल्चर से, इनके रिलीजन से, ट्रेडिशन से, तो चीजें ऐसे हुई। फाइनली जो है स्पार्टा और रोम के साथ जो संबंध हैं वो खत्म होते हैं 396 में। 396 में ऐसा क्या हुआ, देखिए रोमन साम्राज्य भी 2 भागों में बट गया था। रोमन साम्राज्य जो है एक ईस्टर्न रोमन साम्राज्य, एक वेस्टर्न रोमन साम्राज्य बन चुका था। तो इधर वाला तो ईस्टर्न था जिसको बैजेंटाइन कहा जाता है, इधर वाला जो वेस्टर्न रोमन साम्राज्य था इसका पतन हो गया। पतन कैसे हो गया, इसके ऊपर बहुत सारे अटैक हुए, इन्वेजन हुए रोमन एम्पायर के ऊपर। जो जर्मेनियन ट्राइब्स थी जिसमें कई सारी ट्राइब्स थी, हुन हुए, वेंडाल्स हुए, विजिगोथ्स हुए, उन्होंने अलग अलग हिस्सों के ऊपर अटैक किया और रोम को, जो रोम का साम्राज्य था उसको खत्म कर दिया। तो इसमें एक ट्राइब थी विजिगोथ। इस विजिगोथ ट्राइब ने जो है इस वाले हिस्से के ऊपर अटैक किया जो कि आपको नजर आ रहा है ग्रीक सिटी स्टेट्स का भी और स्पार्टा का भी। और इसका एक राजा था जिसका नाम था अलारिक। अलारिक इसने जो है 396 में, 396 में पूरी तरीके से स्पार्टा को जीत लिया, स्पार्टा की सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया और यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे, यहाँ के जो नेटिव्स थे, उनको स्लेवरी की तरह दास बना दिया, उनको बेच दिया। यूं तो आप कहेंगे कि अभी तक क्या वैसे नहीं रहे थे योद्धा जैसे पहले थे, जैसे वॉरियर पहले थे वैसे थे? अब वो कल्चर तो खत्म हो गया था ना। हम ना होपलाइट बनते थे, ना उस तरीके के वॉरियर्स बनते थे यहाँ पे, ना उस तरीके की मिलिट्री ट्रेनिंग होती थी। तो बेसिकली जो स्पार्टा एक अपनी ग्लोरी के लिए जाना जाता था अब वो बचा नहीं था 4th सेंचुरी आते आते। बैजेंटाइन के सोर्सेस में ये पता चलता है कि ल्यूकेनियंस रीजन में कुछ पैगन्स उस समय 10वीं शताब्दी तक जीवित रहे और वो यहाँ पे रहे। उन्होंने अपने रिलीजन को भी फॉलो किया और अपने कल्चर ट्रेडिशंस को भी फॉलो किया, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनके अधीन रहे। मिडिल पीरियड में आगे चल के अगर हम देखें तो यहाँ के जो लोकल्स थे वो अलग अलग जगहों पे चले गए और कुछ ने जो बाहरी कल्चर है उसको अपना लिया, क्रिश्चियनिटी को अपना लिया और अलग अलग चीजें यहाँ पे होती रही। उसके बाद ग्रीस का जो राजा था ओटो, उसने मॉडर्न स्पार्टा को फाउंड किया था 1834 में। आज का जो स्पार्टा देखते हैं वहां की सोसाइटी पुराने स्पार्टा से बहुत अलग है, बिल्कुल अलग है।
तो ना तो वहाँ पे उस तरीके का रिलीजन फॉलो किया जाता है, ना उस तरीके का वो मिलिट्री ट्रेनिंग और वो सब चीज़ें होती नहीं है अब तो ऑब्वियसली ग्रीस का पार्ट है वो और उसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो आज का आप देखें तो स्पार्टा ये है, यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, और ओटो ने इसका फाउंड किया था फिर से मॉडर्न स्पार्टा को 1834 में। ओके, अब बात करते हैं स्पार्टा के पॉलिटिकल सिस्टम की, उस समय कैसे चलता था। तो बेसिकली स्पार्टा में एक नहीं बल्कि दो राजा हुआ करते थे। ऐसा आपको बहुत कम नजर आएगा दुनिया में कहीं पे भी कि एक ही समय पे एक ही साम्राज्य के दो राजा हों। दो राजा अलग अलग परिवारों की, अलग अलग सेपरेट हेरिडेटिकली फैमिलीज के वो आते थे। यहाँ का राजा काफी पावरफुल हुआ करता था, लेकिन फिर भी उनको सलाह लेनी पड़ती थी, मशवरा लेना पड़ता था बाकी लोगों से भी जो काउंसिल हुआ करती थी। एक काउंसिल होती थी काउंसिल ऑफ एल्डर्स की, जिसको कहा जाता था जेरूसिया। इसको जो है जो राजा था वो जियूस के जो प्रीस्ट थे उनसे सलाह लेता था और काउंसिल ऑफ एल्डर्स से सलाह लेता था। ये जो जेरूसिया थी ये 28 से 60 साल के लोगों की एक जो है बेसिकली काउंसिल हुआ करती थी। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम समझने के लिए आपको ये जो तस्वीर है ये काफी है। इससे पिरामिड जो जैसे ये तस्वीर बनी हुई इसमें आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे दो रॉयल हाउस थे। एक तो था एडियार्ड, इस परिवार से जिसमें ल्यूनाइडस भी बिलोंग करते थे। एक था यूरोपोन्टिक, इन परिवारों से राजा आते थे जो कि सलाह लेते थे किससे, यूरोसिया से और यूफोरोइस से। यूफोरोई भी 5 एल्डर्स का एक ग्रुप हुआ करता था जिसमें 5 मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। बेसिकली ये 5 मजिस्ट्रेट जो हैं इनके पास काफी पावर हुआ करती थी, जुडिशियल, रिलीजियस, लेजिस्लेटिव और मिलिट्री पावर हुआ करती थी, जो स्पार्टा की होम और फॉरेन अफेयर्स में काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करते थे लोग। तो यूरोफोस की एक ग्रुप हो गया जो कि एक असेंबली है अलग से 5 लोगों की। ब्रूसिया की एक असेंबली है जिसमें 28 साल से ऊपर के लोग हैं, लगभग इसमें 30 लोग हुआ करते थे। और स्पार्टन्स जो हैं जिसमें सारे स्पार्टन्स आते थे 18 साल से ऊपर के, ये अपेला के मेंबर हुआ करते थे जिनको वोट डालने का अधिकार था। बेसिकली स्पार्टन लिनेज के लोग, वो नहीं जो कि हेल्टोज हैं, हेलोट्स हैं और दूसरे लोग हैं जिनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं है। ये सब के सब लोग जो हैं जो पॉलिटिकली किसी भी तरीके के पद पे हैं वो नेटिव स्पार्टन्स थे, स्पार्टन लिनेज के लोग थे। ये लोग सब मिलके जो है यहाँ की सत्ता को चलाते थे और इनसे सलाह वगैरह ली जाती थी। ये जो यूरेशिया ग्रुप हुआ करता था ओल्ड सिटीजन्स का, ये बताता था कि हमें वोटिंग किस मसले के ऊपर करनी है, क्या इश्यूज होने चाहिए जिसके ऊपर वोटिंग की जाए। और ये हाईएस्ट कोर्ट भी हुआ करता था स्पार्टा का। यहाँ पे असेंबली जो हुआ करते थे जिसको कहते थे इक्लेशिया, यहाँ पे ये महीने में एक बार मिलते थे लोग और सिटीजन्स से शाउटिंग के द्वारा कि हर एक विषय के ऊपर जो है वोटिंग कराई जाती थी और उनका मत जाना जाता था हर एक इश्यू के ऊपर, महीने में एक बार होती थी। और 5 मेंबर्स की जो यूफोरोस की जो कमिटी थी उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि उनके पास एक अलग तरीके की पावर हुआ करती थी, वो यहाँ की पॉलिटिक्स में काफी महत्वपूर्ण हुआ करते थे। ये यूफोर्स जो थे ये राजा को युद्ध में, कैंपेन वगैरह में भी अकम्पनी करते थे, साथ जाते थे उनके, उनको मदद करते थे। और राजा जो है वो खुद सेनापति भी हुआ करता था, सेना में लड़ता भी था। ऐसा नहीं है कि वो राजगद्दी पे बैठा है और सेना को भेज दिया कि जाओ युद्ध लड़के आओ, ऐसा नहीं हुआ करता था। तो बेसिकली उनका एक प्रॉपर फंक्शन था, रूल थे, रेगुलेशंस थी कि किस तरह से पॉलिटिकल और एक मिलिट्री लीडर होना है जो भी राजा बनेगा उसको, ठीक है। तो ये सब चीजें चलती हैं। उसके अलावा एक चीज दिखती थी कि इतना सारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होने की वजह से, जिसमें अलग अलग लोग हैं, जिसमें यूफोरोस भी हैं, एल्डर्स का एक और ग्रुप जो है यूरेशिया भी है, और प्रीस्ट का भी काफी रोल है, रिलीजन का भी काफी इंटरफेरेंस है। तो कई बार ये एक रेपुटेशन थी स्पार्टा की कि वो एक कंजर्वेटिव स्टेट है और डिसीजन मेकिंग में स्लो है। जब भी कोई डिसीजन लेना होता था तो उसमें बहुत से लोगों का हस्तक्षेप होता था और हस्तक्षेप होने की वजह से उनकी जो है डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो स्लो डाउन हो जाती थी। ये चीज आपने शायद मूवी जो है 300 उसमें भी देखी होगी कि जब डिसीजन लिया जाता है कि लड़ाई लड़ने कौन जाएगा तो यहाँ प्रीस्ट से जाके पूछते हैं कि हम युद्ध में जा सकते हैं क्या। लेकिन यहाँ पे जो है ये प्रीस्ट एक अलग तरीके का परफॉर्म करते हैं, रिचुअल वगैरह करते हैं और उसके बाद मना कर देते हैं कि नहीं, आप सिर्फ 300 लोगों को लेके जाके, अपने सिर्फ बॉडीगार्ड्स को लेके जा सकते हैं, आप पूरी आर्मी को ले जा नहीं सकते, पर्शियंस के खिलाफ अभियान नहीं कर सकते। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो स्लो वो माना जाता है, रिलीजन का काफी इंटरफेरेंस माना जाता था और यहाँ पे फेस्टिवल्स वगैरह होते थे जिस समय युद्ध वगैरह नहीं लड़ सकते, तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे होती थी, ठीक है। अब बात आती है कि
ये जो स्पार्टन सोसाइटी थी वो कैसी थी। स्पार्टन सोसाइटी का कुछ पार्ट तो मैं आपको बता चुका हूँ इस पिरामिड में। तो स्पार्टन सोसाइटी में जो ग्रुप हुआ करते थे, उसका पिरामिड में हमने जो चीजें देखी उसमें भी एक चीज तो थी कि मेल सिटीजन्स का डोमिनेशन होता था। हालांकि वुमेन की जो यहाँ पे पोजीशन थी वो भी काफी अच्छी थी कंपैरेटिवली बाकी दुनिया के, बाकी ग्रीक सोसाइटीज के, लेकिन फिर भी पैट्रियार्कल सोसाइटी तो थी ही। ज्यादातर पावरफुल पदों के ऊपर तो मेल ही बैठते थे। और ल्यूकर गोरस नाम का एक शासक था यहाँ का 6th सेंचुरी ईस्वी में। उसने एक रिफॉर्म किया था और रिफॉर्म में उसने कहा कि देखिए, जो नेटिव जो स्पार्टन्स हैं, जो स्पार्टिनीज हैं, जो स्पार्टन फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो खेतीबाड़ी नहीं करेंगे। खेतीबाड़ी जो है वो हेलोट्स का है काम, स्लेव्स का है काम, वो करेंगे। और आप सब लोग जो है वो एथलेटिक्स और मिलिट्री ट्रेनिंग और पॉलिटिक्स में ही अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे, बाकी कोई काम आप नहीं करेंगे, बाकी काम दूसरों का है। तो समाज को इस तरह से बांट दिया था। तो बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि ये भी एक वर्ण व्यवस्था ही थी। जैसे भारत में वर्ण व्यवस्था थी ना प्राचीन काल में, कि एक पर्टिकुलर लोग जो है इसी काम को करेंगे, तो वो जो है वो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं उसी तरीके का सिस्टम यहाँ पे भी था। तो इस तरह से चीजें चलती थी। हेलोट्स को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं था, लेकिन वो जो है वो खेतीबाड़ी कर सकते थे। किसकी जमीन के ऊपर? जो स्टेट की प्रॉपर्टी थी, स्टेट की जो एग्रीकल्चर लैंड थी उसके ऊपर कर सकते थे। उनको टैक्स वगैरह भी पे करना पड़ता था, ये सब चीजें होती थी। इनके पास सिटीजनशिप भी नहीं थी हेलोट्स के पास, तो ये स्लेव थे और इनकी सोशल हायरार्की में सबसे नीचे रैंक थी, सोशली ये सबसे नीचे थे। तो इसकी वजह से इन्होंने कई बार विद्रोह भी किए, लेकिन इनके बहुत बार विद्रोहों को दबा भी दिया गया, कई बार इनको सफलता भी मिली। स्पार्टन होप्लाइट्स जो थे, जो स्पार्टन आर्मी के काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ करते थे, इनकी संख्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम हो गई, क्योंकि कई सारी लड़ाइयां लड़ी थी इन्होंने 5th 6th सेंचुरी में बीसी में। तो 8000 थी 490 में, 700 बची थी 371 बीसी में। तो बहुत कम होप्लाइट बचे थे, जो इनके सबसे सुपीरियर योद्धा थे वो तो बहुत कम बचे थे, जिसकी वजह से जो नॉन स्पार्टीज थे, स्पार्टिएट थे, जो कि स्पार्टन ब्लड से नहीं आते थे, उस लिनियज से नहीं आते थे, उनको भी सोल्जर्स बनाया गया, उनको भी इनलिस्ट किया गया कि स्पार्टा की एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए वो लोग भी युद्ध लड़ेंगे। तो ये स्पार्टा की जो सोशल स्ट्रक्चर का पिरामिड है, उसको आप देख सकते हैं, जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है। तो इस तरह से चीजें चलती थी। अगर विमेन की पोजीशन की बात करें स्पार्टा में, तो बाकी सिटी स्टेट्स के कंपैरिजन में काफी बेहतर थी। ये यहाँ की महिलाएं जो हैं वो प्रॉपर्टी को ओन कर सकती थी, और डाउरी और इनहेरिटेंस के थ्रू जो इनको प्रॉपर्टी मिलती थी उनके ऊपर इनका मालिकाना हक होता था। स्पार्टा की महिलाएं जो जिनके हस्बैंड जो है आर्मी में शहीद हो जाते थे, उनको भी पैसा मिलता था, उनको प्रॉपर्टी मिलती थी, जिसकी वजह से स्पार्टा की टोटल लैंड का लगभग 2/5 हिस्सा, 2/5 पार्ट जो है वो स्पार्टन महिलाओं के पास था। स्पार्टा की महिलाओं को इवन एथलेटिक्स में भी पार्टिसिपेट करने का अधिकार था। जिस तरीके के पार्टिसिपेशन में मैन पार्टिसिपेट करते थे, वैसे महिलाएं भी करती थी। वाइन वगैरह ड्रिंक करने का भी इनके पास अधिकार था। रीजनेबल इनके पास फ्रीडम थी। अब फ्रीडम तो रीजनेबल कुछ होती नहीं है, एक्चुअली फ्रीडम तो फ्रीडम होती है, लेकिन उस दौर के हिसाब से इनके पास फ्रीडम थी इन कंपेयर टू अदर सिटी स्टेट्स। ओके, ये चीजें हैं। अब स्पार्टा की आर्मी की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा मशहूर है, स्पार्टा के ग्रेट वॉरियर्स होप्लाइट्स। तो यहाँ पे एक सिस्टम हुआ करता था बेसिकली, कि स्पार्टा के अंदर, और कुछ हिस्टोरियंस ने, ग्रीक हिस्टोरियंस ने ऐसा कहा है, एक नाम मैं भूल रहा हूं उनका, मैंने बताया था आपको ल्यूनाइडस की बायोग्राफी में, कि यहाँ पे ऐसा सिस्टम हुआ करता था कि जब बच्चा पैदा होता था तभी से ये लोग इस चीज के ऊपर ध्यान रखते थे कि इसे वॉरियर बनाना है हमें, ये स्पार्टन फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा युद्ध में, स्पार्टा की जमीन को प्रोटेक्ट करेगा। तो ऐसा तक कहा जाता है कि जो बच्चा स्वस्थ पैदा होता था, हष्ट-पुष्ट पैदा होता था, उसको तो जीवित रखा जाता था। इवन जो बच्चा विकार युक्त पैदा होता था, बचपन से ही जीवित पैदा होते ही विकार युक्त है, अगर उसमें कुछ खामी है तो उसे मार दिया जाता था, पहाड़ी से गिरा दिया जाता था। ऐसी बातें इनके बारे में ग्रीक हिस्टोरियंस ने लिखी हैं। तो इस तरीके की बातें हैं कि ये इस चीज को बच्चे के पैदा होने से ही ये तय करते थे कि इसे तो बड़ा होकर योद्धा बनना है। जब बच्चा लड़का 7 साल का होता था तब उसे मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता था। एगोगी नाम की जगह होती थी, एक तरीके के आश्रम हुआ करते थे, वहां पे इनकी पढ़ाई होती थी, पढ़ाई भी होती थी और मिलिट्री ट्रेनिंग भी होती थी, और बहुत ही हार्श मिलिट्री ट्रेनिंग होती थी। ठीक है, इनको अच्छा फूड दिया जाता था, बार्ले मील, चीज, पिग्स,
वाइन्स, ये सब चीजें जो हैं इस तरीके की चीजें जाती थी। कम्युनल मेस हुआ करते थे, कम्युनल मेस हॉल्स हुआ करते थे, वहां पे सब बच्चे जो हैं बच्चे से बड़े होते थे, यूथ की तरफ ट्रांसफॉर्म होते थे और उनको ये लेसन दिए जाते थे कि तुम्हारा काम है अपनी मातृभूमि को प्रोटेक्ट करना। तुम्हें कभी भी ये नहीं सोचना है कि तुम जीवित रहोगे या नहीं रहोगे, लेकिन तुम्हें हमेशा तैयार रहना है स्पार्टा को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके लिए इनको तैयार किया जाता था, इनकी ट्रेनिंग हुआ करती थी और रिगोरियस, बहुत ही स्ट्रिक्ट जो एथलेटिक और मिलिट्री ट्रेनिंग करवा के 20 साल तक एक योद्धा को ये तैयार कर देते थे। और साथ ही जो योद्धा मानसिक तौर पे भी स्ट्रांग होता था, जिसकी स्ट्रेटेजी बनाने में पॉलिटिकली स्ट्रांग होता था, उसको उस आर्मी का, उस बटालियन का लीडर या कैप्टन अपॉइंट किया जाता था और उसकी बात सभी बाकी उसके फॉलोअर्स को माननी पड़ती थी, जो भी उसके बटालियन के बाकी मेंबर हुआ करते थे। तो ये काफी महत्वपूर्ण था कि ये अपने यहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग के ऊपर बहुत फोकस करते थे। और वो जो दौर था मोनार्की का दौर, जिसमें लड़ाई जो लड़नी थी वो फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट थी, क्योंकि मशीनरी से, जैसे आज के समय मशीन गन और यहाँ उस समय कोई बॉम्ब वगैरह ये सब चीजें तो थी नहीं, तो बेसिकली सारा का सारा फोकस एथलेटिक्स और मिलिट्री, हार्श मिलिट्री ट्रेनिंग पे हुआ करता था। प्रोफेशनल होप्लाइट आर्मी होती थी इनकी। होप्लाइट आर्मी बेसिकली एक इस तरीके की आर्मी होती थी जिसके पास एक प्रॉपर आर्मर हुआ करता था, एक बड़ी ढाल, एक भाला और एक हेलमेट, हाथ में भी इस तरीके के ब्रेसर्स, उसके अलावा शॉर्ट स्वॉर्ड, लॉन्ग स्वॉर्ड और एक बहुत बड़ा भाला जिसकी हाइट कई बार 9-9 फीट तक होती थी। और इसके माध्यम से ये जो है लड़ाई लड़ते थे। फ्लांक्स नाम की एक टेक्निक का इस्तेमाल करते थे लोग। फ्लांक्स की टेक्निक बेसिकली क्या थी कि सारे ये जो योद्धा थे वो एक साथ अलाइन हो जाते थे और ढालों को एक साथ करके दीवार बना लेते थे, ये जिसको भेद पाना एकदम बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। और उससे ये लड़ाई लड़ते थे और दुश्मनों को ग्राउंड फोर्स के तौर पे तो बहुत बड़े बड़े बैटल्स में इन्होंने मात दी है। ग्राउंड बैटल में इनकी जो है इनका कोई शान ही नहीं था, वो कह सकते हैं, इतने ताकतवर योद्धा थे ये लोग। उसके बाद स्पार्टन आर्मी और मिलिट्री जो थी उसमें रिलीजन काफी मैटर करता था। स्पार्टन सोसाइटी में रिलीजन काफी मैटर करता था। इनका जो पैगन रिलीजन था, जिसको हमने पढ़ा है हेलेनिस्टिक रिलीजन में, उसका वीडियो जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके का रिलीजन था वो। इनकी सोसाइटी में उसकी काफी महत्वता थी। इवन एक रिवर को क्रॉस करने से पहले भी जो है सेक्रीफाइस करते थे। आर्मी कहाँ जाएगी, कब जाएगी, उसके लिए किस तरीके के रिचुअल्स होंगे, ट्रेडिशंस होंगे और किस तरह से आर्मी को आगे भेजा जाएगा, तो उसके लिए ये सब चीजें करते थे। एक रिलीजियस फेस्टिवल्स की तरह इन चीजों को मनाते थे। और रिलीजन, इनके लिए फेस्टिवल्स जो हैं और रिलीजन जो है वो किसी लड़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण थे, वॉरफेयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे रिलीजन को। इसीलिए कार्निया नाम का एक फेस्टिवल था जो कि गॉड अपोलो को रिझाने के लिए, उनको सेलिब्रेट करने के लिए मनाते हैं। और जब पर्शियंस ने इनके ऊपर अटैक किया तो वो फेस्टिवल ये लोग मना रहे थे। तो स्पार्टा की आर्मी उस दौर में उस फेस्टिवल के समय पे बाहर नहीं जा सकती थी, लड़ाई के क्षेत्र में नहीं जा सकती थी, बैटलफील्ड में नहीं जा सकती थी। तो लियोनाइडस को सिर्फ 300 लोगों के साथ भेजा गया, पूरी आर्मी के साथ नहीं भेजा गया। अब 300 लोग गए और वो 300 लोग जो हैं उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन उन्होंने ये तक नहीं कहा कि सारी आर्मी को क्यों भेजा नहीं जा रहा है हमारे साथ और हम अपने आप को क्यों मरने के लिए शत्रु के सामने अपने आप को फेंकें। वो कर सकती थी, लेकिन इनके लिए रिलीजन मैटर करता था, इनके लिए अपनी मातृभूमि की रक्षा भी मैटर करती थी और इनको ये ट्रेनिंग भी दी गई थी कि हमें तो अपनी जो है लैंड के लिए लड़ना ही है, हमें तो फाइट करना ही है, यही हमारा काम है, इसी के लिए हम पैदा हुए। तो स्पार्टा इसी तरीके से काम करता था। इसी को कहा जाता है ना, दिस इज स्पार्टा। ये एक फेमस छोटी सी बात है, दिस इज स्पार्टा, मतलब ये अपने आप को कहने की बात थी कि स्पार्टा में ऐसे ही सब चलता है, स्पार्टा के यही नियम कायदे कानून है। तो ग्रेट मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म और इनका जो डिसिप्लिन होप्लाइट था, जिसके फियरलेस जो अप्रोच थी, जिस तरीके से लोग लड़ते थे, उसके मुरीद हैं लोग, आज तक याद करते हैं उनको और उनके ऊपर फिल्में और उनके ऊपर सीरीज बनाते हैं। तो ये स्पार्टा था, स्पार्टा का इतिहास था, स्पार्टा के लोग थे किस तरीके के थे, कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम राइज एंड फॉल हुआ स्पार्टा का, वो सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। होपफुली आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे आपको इन वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी, इनसे रिलेटेड और वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के प्रीमियम कोर्सेज को भी आप एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही अप्रोप्रिएट प्राइस में। यहाँ पे आपको ये कोर्सेज भी मिलेंगे जिनमें इनमें वीडियोस के साथ साथ उनके नोट्स और उनसे रिलेटेड टेस्ट सीरीज मिलती हैं।
साथ ही बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी हैं, जैसे एसएससी, यूपीएससी और यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही चैट सेक्शन के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो या कोई सजेशन हो, उसका मोस्ट वेलकम है। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।